नमस्कार दोस्तों, डीप लॉ नॉलेज में आपका स्वागत है। हम आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे, जिसमें 35 टू 40 तक सेक्शंस पढ़ा दिए थे हमने आपको। अभी हम आपको 41 से 50 तक पढ़ाएंगे, जिसमें पहले में बताया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 41 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। इसमें दो सेक्शन सब सेक्शंस दिए गए हैं। पहले में बताया गया है कि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट उसे स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को आदेश दे सकता है उसे गिरफ्तार करने के लिए। और इसमें बताया गया है कि जिस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में जो मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के वारंट कर सकता है वह उसे गिरफ्तार भी कर सकता है। सब सेक्शन 2 में बताया गया है इसमें कि कोई भी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अपनी अधिकारिता में अपने स्थानीय क्षेत्र में जिस व्यक्ति के वारंट कर सकता है वह उसे गिरफ्तार भी कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेशित कर सकता है उसे गिरफ्तार करने के लिए। धारा 42 क्या कहती है? धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन। गिरफ्तारी से जो भी आर्म्ड फोर्स में व्यक्ति होते हैं उनकी अगर गिरफ्तारी होती है तो उनके संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें दो उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में दो खंड दिए गए हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। दो उपधाराएं हैं इसमें। पहली में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सेक्शन 35, 39, 41 और 40 में गिरफ्तार किया जा सकता है। 35 में बताया गया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। 39 में बताया था कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना नाम पता नहीं बताता है तब उसे गिरफ्तार किया जाना था। 40 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी बताई थी और 41 अभी हमने बताया आपको मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो इनके अधीन कोई भी सशस्त्र बलों के सदस्य को गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक कि केंद्रीय सरकार उसमें पूर्व अनुमति ना दे। ये उपखंड 1 में बताया गया है। और दूसरे उपखंड में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की ड्यूटी कहीं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई हो, जो सशस्त्र बलों का सदस्य हो और उसकी ड्यूटी लगाई गई हो कहीं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तब उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि जहां वो ड्यूटी कर रहा है उस राज्य की सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ले लेगा। मतलब पहले सब सेक्शन में बताया गया था केंद्रीय सरकार की अनुमति चाहिए उसमें, और दूसरे में बताया गया है अगर कोई व्यक्ति लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई है तब वह उसी राज्य सरकार की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब धारा 43 देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये बताया गया है इसमें। धारा में बताया गया है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी
कैसे की जाएगी। इसकी उपधारा 1 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी हो या कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा हो उसे छुएगा, परिरुद्ध करेगा जब तक कि वह व्यक्ति बोलकर या किसी इशारे से यह नहीं बता देता कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, तब तक उसे परिरुद्ध करेगा। लेकिन इसमें महिला की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है कि उस महिला से सरेंडर करने के लिए बोला जाएगा और जब तक पुलिस अधिकारी कोई महिला न हो तब तक उस महिला को छुआ नहीं जाएगा। उपधारा 2 में बताया गया है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वह व्यक्ति फोर्सफुली प्रतिरोध करता है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का, तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति या पुलिस अधिकारी आवश्यक सभी साधनों का उपयोग कर सकेगा उसे गिरफ्तार करने के लिए। उपधारा 3 में बताया गया है इसकी में कि पुलिस अधिकारी अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते समय उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। अब अपराध की प्रकृति और गंभीरता इसमें बताया गया है, तो अपराध कौन कौन से हैं जिसमें गिरफ्तार करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी हथकड़ी का यूज करेगा, वह बताए गए हैं कि कोई व्यक्ति आदतन या आभ्यासिक अपराधी है या फिर वो अभिरक्षा से निकल भागा है, उसके लिए हथकड़ी यूज कर सकता है वो, या जिसने संगठित अपराध किया है उसके लिए हथकड़ी का यूज कर सकता है, या जिसने आतंकवादी कोई कृत्य किया है उसके लिए, ड्रग के संबंधित मामलों के लिए, या अस्त्र और शस्त्र का अवैध कब्जा मिलता है किसी व्यक्ति के पास से उसके लिए, कोई मर्डर है हत्या करने वाला कोई अपराधी है उसके लिए, रेपिस्ट है, एसिड अटैक करने वाला है उसके लिए, सिक्के और करेंसी का कूटकरण करता है कोई व्यक्ति उसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई व्यक्ति करता है उसके लिए, या पॉक्सो का कोई अपराधी है उसके लिए, या फिर राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करता है उसके लिए हथकड़ी का यूज किया जाएगा। अब उपधारा 4 देखते हैं इसकी। तो इसमें बताया गया है कि उस व्यक्ति की जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का अपराधी नहीं है, इस धारा की कोई भी बात उस व्यक्ति को की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। अब सोचेंगे लोग कि तो क्या जो अपराधी हैं आजीवन कारावास से और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के अपराधी हैं उनकी मृत्यु कारित करने का अधिकार देती है संहिता की कोई भी धारा? ऐसा नहीं है। मैं अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोलूं कि यह व्यक्ति होशियार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं लगाया जाएगा कि यह व्यक्ति पागल है। होशियार नहीं है का मतलब ये नहीं होगा कि यह व्यक्ति पागल है। अच्छा, उपधारा 5 देखते हैं इसकी। उपधारा 5 में बताया गया है कि कोई भी महिला सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जा सकती सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। अब कोई असाधारण परिस्थिति होती है, उसमें क्या होता है कि महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करेगी पहले, और रिपोर्ट कैसे करेगी? उस स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र वाले किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जिसके स्थानीय अधिकार में वह आती हो, जिसे गिरफ्तार किया जाना है वह उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में हो, उसे महिला पुलिस अधिकारी पहले लिखित में रिपोर्ट करेगी और उसके बाद परमिशन लेगी, तब उस महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बताया गया है इसमें धारा 43 में। अब धारा 44 देखते हैं। धारा 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 44 कहती है आपकी
उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। गिरफ्तारी की जानी है। इसके बारे में बताती है आपकी धारा 44। इसमें 3 सब सेक्शंस हैं। पहले में बताया गया है कि यदि किसी गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है वह किसी स्थान में प्रवेश किया है, उसने उसके अंदर है वह, और उसकी गिरफ्तारी की जानी है, तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या व्यक्ति उस स्थान में निवास करने वाले जिसमें वह प्रविष्ट हुआ है, गिरफ्तार किए जाना वाला व्यक्ति उस स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति या उसके मालिक, मतलब उसका भार साधक जो भी व्यक्ति होगा, जगह का कोई मकान है उसमें कोई ऐसा अपराधी व्यक्ति प्रवेश कर गया है जिसे गिरफ्तार किया जाना है, तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति का क्या करेगा, या तो उस जगह में जो रह रहा है, पहले से निवास कर रहा है, उससे कहेगा, या फिर वहाँ पर अगर कोई नहीं रह रहा है तो उस स्थान के जो भी भार साधक व्यक्ति होगा, जो मालिक होगा उसका, उससे कहेगा कि भैया आपके इसमें एक अपराधी व्यक्ति प्रवेश कर गया है और मुझे इसे गिरफ्तार करना है, इसलिए मुझे इसमें अंदर जाना है, उससे बताएगा वह, और जो भी मालिक होगा उस बिल्डिंग का, मकान का, वह व्यक्ति उसकी पूरी सहायता करेगा और उचित सुविधाएं देगा उसे। ये बताया गया है इसके सबसेक्शन 1 में। सेकंड में क्या बताया गया है? सेकंड में बताया गया है कि उपधारा 1 में जैसे बताया गया है किसी बिल्डिंग में, किसी मकान में कोई अपराधी व्यक्ति प्रवेश कर गया है, उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रवेश कर सकता है कोई भी पुलिस अधिकारी। अच्छा, सबसेक्शन 2 में इसके में बताया गया है कि कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया है और पुलिस वाला या गिरफ्तार करने वाला कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो वह उसके बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़ सकता है और उसमें एंट्री कर सकता है। अगर उसे लगेगा कि अगर मैं किसी इस बिल्डिंग के मालिक, मकान के मालिक से पूछने जाऊंगा, उसे बताने जाऊंगा, तब तक वह व्यक्ति निकल भागेगा यहाँ से या गायब हो जाएगा, तो वह उसमें तोड़कर प्रवेश कर सकता है। ये राइट दिया है पुलिस को। लेकिन ऐसे स्थान में कोई कमरे में जिसमें कोई महिला है और वो अपनी लोक लाज की वजह से उस समय बाहर नहीं निकल सकती है, तो वह क्या करेगा, पुलिस अधिकारी उस महिला से बोलेगा कि आप बाहर निकल जाइए इसमें से, मुझे इसमें तलाशी लेनी है, मुझे पूरा विश्वास करने का कारण है कि इसमें अपराधी छुपा हुआ है, और वह महिला को निकलने का समय देगा और उसे उचित सुविधाएं देगा निकलने के लिए उस कमरे में से। अगर वो निकल आती है तो उसके बाद कोई गेट बंद भी है, द्वार खिड़की, तो भी उसे तोड़ सकता है वो, लेकिन महिला के निकलने के बाद वहाँ से। सबसेक्शन 3 में बताया गया है इसमें कि कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी किसी मकान, बिल्डिंग या किसी जगह में फंस गया है, गिरफ्तार करने के लिए वो किसी को प्रवेश किया उसमें और उसमें वो फंस गया बाद में, तो पुलिस उसे निकालने के लिए, पुलिस या अन्य लोग उसे निकालने के लिए उस घर के गेट या खिड़की तोड़ सकते हैं और उसे निकालेंगे वहाँ से। ये बताया गया है इसमें। धारा 45 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना।
अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। इसमें बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अदर जूरिस्डिक्शन में भी एंट्री कर सकता है, और वो मतलब भारत के किसी भी जगह पे, भारत में कोई भी जगह हो उस जगह तक उसका पीछा कर सकता है। ये बताया गया है इसमें सिंपल सा। धारा 46 क्या कहती है? अनावश्यक अवरोध न करना। इसमें बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को केवल उतना ही, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का केवल उतना ही अवरोध किया जाएगा जो उसके निकल भागने से रोकने के लिए पर्याप्त हो। मतलब कोई व्यक्ति का अवरोध मतलब उसे इतना पकड़ के रखा जाएगा, ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा जितना कि उसके भागने से रोकने के लिए पर्याप्त हो। धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। इसमें क्या होगा? गिरफ्तार जो भी व्यक्ति किया गया है उसको बताया जाएगा कि इन आधारों पर हम भाई तुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसकी जमानत के अधिकारों के बारे में बताया जाएगा कि अगर जमानती अपराध है तो भैया तू अपने जमानतियों की व्यवस्था कर ले और तुझे छोड़ दिया जाएगा। ये इसमें ये बताया गया है। इसमें 2 उपधाराएं हैं। पहली देखते हैं। पहली में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा या कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करेगा उसे गिरफ्तारी के आधारों के बारे में बताएगा कि भैया तुझे इन मामलों में हम गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 में बताया गया है इसमें कि अजमानती अपराध में गिरफ्तार करने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है अजमानती अपराध में, उसे बताया जाएगा कि भैया तू अपने सिक्योरिटीज़ का, जमानतियों का इंतज़ाम कर ले और तेरी जमानत हो जाएगी। ये बताया जाएगा बस इसमें। धारा 48 कहती है 48 कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की बाध्यता के बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या उसकी बाध्यता होंगी कि वह व्यक्ति या पुलिस अधिकारी जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा उसके मित्र या नातेदार को जानकारी देगा कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और ये इस जगह पर हमने अभी रखा है। इस बारे में बाध्यताएं बताई गई हैं। किसकी? जो कोई व्यक्ति उसे गिरफ्तार करता है उसकी बाध्यता है ये। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की
गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, पुलिस अधिकारी हो कोई या कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, उसकी क्या बाध्यता है? गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता है। गिरफ्तारी करेगा उसके बारे में उसके नातेदार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके नातेदार या उसके मित्र को जानकारी देने की बाध्यता है। 4 सबसेक्शंस हैं इसमें। पहले में बताया गया है कि गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति या पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए हैं उसके नातेदार या मित्र को, या वो व्यक्ति जिसे कहे कि मेरी जानकारी इस व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए आप, उस व्यक्ति को उसके बारे में बताएंगे कि हमने इसे गिरफ्तार करके और इस जगह पर रखा है, उसके बारे में बताएंगे। और उसके नातेदार या मित्र या जिसकी वह कहे उसे जानकारी देने के साथ साथ वह पदाविहित पुलिस अधिकारी को भी सूचना देगा इसकी। हमने आपको पदाविहित पुलिस अधिकारी के बारे में पढ़ाया था। वह व्यक्ति जो ASI पद से निम्न पद का न हो और जो कंट्रोल रूम जो जिले और राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं, जहां वो एक डिजिटल हो या नॉर्मल हो, उस पर अभिलिखित करता है जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी होकर आती हैं और उनके अपराध की प्रकृति के बारे में कि ये व्यक्ति और इसका ये पता है और ये इस अपराध की प्रकृति में गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में बताया था हमने आपको। उसे भी सूचना देगा गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति। उपधारा 2 में बताया गया है इसकी में कि इसके बारे में जो उपधारा 1 में अधिकार बताए गए हैं गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के, अभी हमने उनके बारे में उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो भी गिरफ्तार करके लाएगा वो सूचना देगा कि आपके ये अधिकार हैं। बस इतना बताया गया है इसमें। उपधारा 3 में बताया गया है गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी GD में विहित करेगा, लिखेगा कि हमने भैया आपके इस व्यक्ति को सूचना दे दी है, आपके इस मित्र को या नातेदार को या जिसके बारे में आपने कहा था हमने उसे सूचना दे दी है, और वह उस प्रारूप में लिखेगा उसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपधारा 4 में बताया गया है इसकी में कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष वो लाया जाएगा गिरफ्तारी के बाद, वह मजिस्ट्रेट कन्फर्म करेगा इस बात को कि इस व्यक्ति ने जिसने गिरफ्तार किया है उसने उपधारा 2 और 3 का पालन किया है या नहीं। ये मजिस्ट्रेट कन्फर्म भी करेगा उसे फिर कि उसने उपधारा 2 और 3 का पालन किया है या नहीं। किसने? जिस व्यक्ति की वो गिरफ्त में है, जो पुलिस अधिकारी है उसके में। धारा 49 धारा 49 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के बारे में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। इसमें 2 उपधाराएं हैं और पहली उपधारा में 2 पॉइंट भी हैं
तो पहले में बताया गया है कोई व्यक्ति जो नॉन बेलेबल वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है या फिर बेलेबल वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है लेकिन वह व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है वह व्यक्ति। और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वारंट के अधीन और लॉफुली उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वह व्यक्ति जमानत लेने में असमर्थ है, तब वह गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या प्राइवेट व्यक्ति हो या कोई पुलिस अधिकारी हो उसकी तलाशी ले सकता है। और जब प्राइवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार करेगा तो वह किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करेगा उसे या फिर नियरेस्ट थाने में अपने में ले जाके वहाँ दे देगा। हमने बताया था ये आपको पहले। तब वहाँ उसकी तलाशी ली जाएगी और मात्र पहने हुए कपड़ों में छोड़कर उसे बाकी जो भी सामान उसके पास से मिलेगा वह सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और उसकी एक रसीद भी देगा जिस पे सामान की एंट्री होगी पूरी। और उपधारा 2 में बताया गया है कि अगर कोई महिला गिरफ्तार की जाती है उसकी तलाशी कोई अन्य महिला लेगी और तलाशी लेते समय शिष्टता का पूरा ध्यान रखेगी वो। आज के पार्ट का लास्ट सेक्शन देखिए आप, धारा 50 इसमें आक्रामक आयुधों का अधिग्रहण करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसके पास आक्रामक आयुध हैं जो उसके शरीर पर हों। गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या जो भी व्यक्ति उसे गिरफ्तार करे वह उस व्यक्ति से उन आयुधों को ले सकता है और लेने के बाद उन सभी आयुधों को जहां उस व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष, उस न्यायालय या अधिकारी को उन आयुधों को वह व्यक्ति परिदत्त कर देगा, ये बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 बताएंगे हम आपको, जिसमें सेक्शन 51 to 62 तक कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद चैप्टर 6 की अगली वीडियो आएगी। थैंक यू वेरी मच।